नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आप सबको क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस क्रिसमस के मौके पर सनी लियोनी का भी उद्धार हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत वो हर महीने 1,000 रुपए का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों में शामिल हो गई। बस्तर कलेक्टर की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि सनी लियोनी के नाम पे महतारी वंदन योजना की राशि जा रही थी। यानी कि सनी लियोनी के नाम से एक आईडी बनी हुई थी, बकायदा नाम रजिस्टर्ड था। हर सूबे की सरकार इसी तर्ज पर 1,000-2,000 रुपए महिलाओं को दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ वाली सनी लियोनी का खाता अब बंद हो जाएगा क्योंकि सरकार ने इस पर केस दर्ज कर लिया है। देश में इस तरह की गड़बड़ियां दरअसल जागरूकता अभियान है जो हमारी सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाती हैं ताकि आपकी और हमारी आंखें लगातार खुली रहें। अब हम कुछ जरूरी मुद्दों पर लौटते हैं। यह आईसीयू पर्यटन सेवा बुलेटिन है। दरवाजे अपोलो अस्पताल के आईसीयू में खुलेंगे, वहां किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। विगत 14 दिसंबर से भाजपा के शलाका पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन उनसे मिलने में किसी केंद्रीय मंत्री या फिर नेता की दिलचस्पी नहीं थी। भाजपा को 2 से 272 तक पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने बीता पूरा हफ्ता शांतिपूर्वक अस्पताल के आईसीयू में बिताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। जानकारी है उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अब दरवाजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में खुलेंगे। यहां पर पर्यटन की इजाजत है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने एक गुमनाम नेता प्रताप सारंगी के कंधे पर पूरा आईसीयू पर्यटन आयोजित कर डाला। सारंगी जी पिछली बार चर्चा में तब आए थे जब उनका नाम ऑस्ट्रेलिया के पादरी ग्राहम स्टेन्स और उनके नाबालिग बेटों की हत्या के आरोपितों में उछला था। लोगों का कहना है कि सारंगी का दिमाग अब बदल चुका है, अब वो हारमोनिया बजाएंगे। यह तस्वीर देखकर दर्शक दीर्घा से आवाज आई, अबे गुरुदेव का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया क्या? इस वाकये को समझने से पहले आप आईसीयू पर्यटन के वीवीआईपी पर्यटकों का एक सिंहावलोकन कर लीजिए। इन सभी वीडियोस से आवाज गायब कर दी गई थी, सिर्फ दर्शन लाभ लीजिए। 97 वर्षीय लौह पुरुष हफ्ते भर से आईसीयू में पड़े थे पर कोई पर्यटन या तीर्थाटन नहीं हुआ। वैसे आईसीयू में कोई पर्यटन अलाउड है भी नहीं। इस बात को सारंगी जी के डॉक्टर ने बड़ी बारीकी से बयान किया। जो सीनियर डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, वो डिसीजन देंगे कि आगे क्या करना है। वे अभी निरीक्षण में हैं। वरिष्ठ नेतागण इसके बारे में आगे के निर्णय लेंगे। डॉक्टर साहब ने तो सीनियर डॉक्टर्स ही बोला था, लेकिन एएनआई वालों ने जी हुजूरी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीनियर लीडर्स लिख दिया। यानी एएनआई हमें बता रहा है कि यह दुनिया का पहला आईसीयू है जहां डिस्चार्ज होने का फैसला सीनियर लीडरशिप करता है। सारंगी जी का मामला थोड़ा संवेदनशील है। बिना सीनियर लीडरशिप के हस्तक्षेप के कुछ भी संभव नहीं है। ज्यों-ज्यों हस्तक्षेप बढ़ा त्यों-त्यों मर्ज भी बढ़ता गया। पट्टी की बढ़ती साइज सब कुछ बयान कर देगी। और फिर अगले ही दिन सारंगी जी ने उसी कान की बगल से चश्मे की लकड़ी घुसेड़कर चश्मा पहना जहां कल तक भारी रक्तपात होने की खबर थी। अटकलें हैं कि एक रात में यहां से यहां तक पहुंचने की करामात कई सारी करामातों पर पर्दा डालने के लिए हुई है। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले इस मामले को थोड़ा साफ कर लेते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का देकर सिर फोड़ दिया। खुद सारंगी जी ने भी कहा कि राहुल ने किसी और सांसद को धक्का दिया, वह सांसद सारंगी के ऊपर गिर पड़ा। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। लेकिन इस वीडियो के रिपोर्टर का सारा ध्यान राहुल गांधी पर था, सारंगी के बयान पर नहीं। उसकी प्राथमिकता राहुल का नाम उगलवाना भर था। यह काम उसने बखूबी किया। मौके की नजाकत को भांपते हुए सारंगी ने भी सुर बदला और राहुल नाम जपना शुरू कर दिया। अब पूरा देश सदमे में पड़ गया। उसे चिंता हुई कि यह घटना संसद भवन में घटी थी या कोप भवन में। कोई सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? सिर्फ भाजपा का दावा और साथ में सारंगी जी की हर मिनट पर बढ़ती हुई पट्टी।
थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग उनके सांसदों को संसद भवन में घुसने से रोक रहे थे। इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दे दिया, जिससे वो लड़खड़ा गए। राहुल गांधी ने भी यही बात स्वीकार की। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को भाजपा उसके आईटी सेल के हरकारों ने संदर्भ से काटकर फैलाना शुरू कर दिया। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जो पूरा महासंग्राम छिड़ा है वह एक क्लिप के हेर फेर से ही जुड़ा है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। अब हम इस कथा की पूर्व कथा पर आते हैं। गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर अंतिम प्रवचन कर रहे थे और जुबान थोड़ा सा लड़खड़ा गई। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। हमने इस बयान का आगा पीछा सुना है और पाया कि अमित शाह के शब्द वही थे, हालांकि उसमें अंबेडकर के अपमान की भावना नहीं थी। लेकिन अमित शाह की कमजोर वाक्य रचना को जरूर दोष दिया जा सकता है। किसी से तुलना में स्वाभाविक रूप से एक को कमतर और दूसरे को बेहतर साबित करने का भाव खुद ब खुद आ जाता है। आप फिर से सुनिए। आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इसे सुनकर अमित शाह के बयान की सीधी व्याख्या यही हो सकती है कि अंबेडकर को छोड़ो और ईश्वर को पूजो, स्वर्ग मिलेगा। विपक्ष ने इसकी वही व्याख्या की। विपक्ष हमलावर हुआ तो सुरक्षात्मक हुए अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। अच्छा, अमित शाह का भी अपना मस्त है। जब चाहते हैं तब मीडिया को हड़का देते हैं ये कहकर कि जनता आपसे ज्यादा निरक्षीर विवेकी है, और जब फंस जाते हैं तब मीडिया की शरण में जाकर उसको उसका दायित्व याद दिलाते हैं और कहते हैं कि जनता को निरक्षीर का विवेक देने में हमारी मदद करें। ऐसे नहीं होता है। अब जनता को क्या समझते हैं? जनता क्षीर नीर करने की क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी में दुनिया भर की जनता में है तो भारत की जनता में है। वो अच्छे से क्षीर नीर करते, इस पर भरोसा करना चाहिए। मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूँ। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। माने जब चाहे मीडिया को धमका लो और जब चाहे उसको उसका दायित्व याद दिला दो। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो लीगल ऑप्शन निकाला वह सेंसरशिप के आसपास आता है। सोशल मीडिया एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, आरोप है कि उसे अमित शाह के बयान वाले ट्वीट डिलीट करने के लिए निर्देश दिए गए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं, फिर यहीं से शुरू करेंगे। पत्रकारिता के लिहाज से साल 2024 हमारे लिए बहुत सुकून का साल रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से लेकर आम चुनावों तक आपने हमारी निडर रिपोर्टिंग देखी। लेकिन आर्थिक नजरिए से 2024 उतना बेहतर नहीं रहा। हमें आर्थिक मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है। अगर यही हालात बने रहे तो मजबूरन हमें दूसरे उपाय पर ध्यान देना होगा। मसलन टिप्पणी जैसे आपके पसंदीदा शोज की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। हम इसे पेवॉल के पीछे डालने पर भी विचार कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में हमारी कमी आ सकती है। बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में इस शो को बंद भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। इसके कई तरीके हैं।
आप इस QR कोड के जरिए भी हमारी मदद कर सकते हैं या फिर आप इस लिंक पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सुझावों के मद्देनजर हमने अपने सब्सक्रिप्शन की दरों में भी कटौती कर दी है। अब आप कम कीमत वाले सब्सक्रिप्शन के विकल्प चुन सकते हैं। हमें अपना काम जारी रखने के लिए हर महीने कम से कम 800 नए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। क्या आप उनमें से एक बनेंगे या फिर आप हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? साल 2025 एक बेहतर साल होगा, हमें इसकी उम्मीद आपसे है, ताकि मीडिया विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रहे और आप गर्व से कह सकें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब हम एक बार फिर से वापस संसद भवन में लौटते हैं। वहां जो मारपीट हुई उसकी बात करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था, जहां विपक्ष अंबेडकर की तस्वीरों के साथ अमित शाह का विरोध कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद भी अपने प्लान के साथ पहुंचे थे। प्लान शायद ये था कि संसद के अंदर घुसने मत दो, न घुसेंगे, न बात होगी, न देश को पता चलेगा कि अमित शाह ने क्या कहा। खैर, सबूत की जरूरत आम लोगों को होती है, हुड़कचुल्लू एंकराओं को नहीं। एक्स हैंडल पर पेश की गई स्वामी भक्ति की कुछ मिसालें देखिए। कांग्रेस के अंबेडकर प्रेम की अनूठी कहानी, जब अपने भगवान को 2 बार चुनाव हरवाने के लिए खुद नेहरू जी चुनाव मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में बाबा साहब अंबेडकर का जो चैप्टर खोला है वो उनको ही बुरा एक्सपोज कर देगा। झूठे नैरेटिव से सियासी ताकत हासिल नहीं हो सकती है, और इसका सबसे ताजा उदाहरण गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो है जिसे कांग्रेस ने ट्विस्ट करने की कोशिश की। आज कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण को लेकर फिर झूठ फैलाया। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस झूठ की दुकान बन गई है। जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा चुनाव के दौरान अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। इसके बाद प्राइम टाइम का वक्त आया। वहां सब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसका मुख्तसर सा अंदाजा आप उनके थंबनेल के जरिए ले सकते हैं। संसद के धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे? राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद का फूटा सिर, संसद में राहुल की कुश्ती। राहुल गांधी को हो सकती है 7 साल की जेल, FIR दर्ज हो गई। बीजेपी की महिला सांसद को राहुल ने किया असहज। बेकाबू हुए राहुल गांधी, बीजेपी सांसद का फोड़ डाला सिर, संसद में भयंकर बवाल। अंबेडकर को भगवान बनाने के मुद्दे पर तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी का यह बयान सुनिए। आज जब विपक्षी दलों के तमाम नेता डॉक्टर अंबेडकर को एक भगवान बताने में जुटे हैं, तब उन्हें इन 2 बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पहली बात ये कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान को खुद मानते ही नहीं थे और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। थोड़ा सा करेक्शन है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी अंबेडकर की पूजा उतनी ही श्रद्धा से कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां उतनी ही श्रद्धा से बनाते जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। अब हम आपको हुड़कचुल्लुओं के महामांडलेश्वर से मिलवाने जा रहे हैं। यह इस मामले में खास हैं कि दूरदर्शन पर, यानी हमारे और आपके पैसे से, वही सारी अनर्गल जाहिलियत फैला सकते हैं जो दरबारी लाल मीडिया सरकारी विज्ञापन लेकर करता है। देश इनकी पक्षकारिता से दुखी है और ये कांग्रेस पार्टी से दुखी हैं। कांग्रेस बीते कई समय से लगातार फेक नैरेटिव, फेक न्यूज क्लिप काट करके वायरल करना, AI से जो बयान है उनको बदल देना, कांग्रेस लंबे समय से ये काम कर रही है। इनको भाजपा प्रवक्ता से भी शिकायत है। इस शिकायत में वो वाली मनुहार प्रचुरता से मौजूद है जो अक्सर प्रेमिका को प्रेमी से शिकायत में होती है। इस तरह से जो झूठ बोलने वाले हैं, जो लोग इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आपकी सरकार बहुत नरम है। कांग्रेस पर हमले के दौरान इन सभी एंकराओं ने यह साबित करने में एड़ी और चोटी का जोर लगाया कि कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान समय समय पर किया। अंबेडकर कुछ लोग करते हैं ना, लेकिन अंबेडकर की आत्मा आज बहुत दुखी होगी साहब। लेकिन दुख इस चीज का है कि उनके कथित अपमान की चिंता करने वालों को आज अंबेडकर से ज्यादा अपनी सियासत की चिंता है, उनकी चिंता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? कांग्रेस ने 1952 में लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उन्हें हराया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कांग्रेस ने किया था। दूसरी तरफ भाजपा थी, उसने भी यही बात साबित करने की कोशिश की कि संविधान और अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने ही किया था। बाबा साहब अंबेडकर, इनके प्रति भी इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था, मैं आज उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था। राजनीति में चीजों का महत्व उसकी चुनावी करेंसी से तय होती है, इलेक्टोरल वैल्यू। जैसे हमने शुरू में बताया कि लालकृष्ण आडवाणी आईसीयू में थे, पर उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं है, जबकि सारंगी के लिए लाइन लग गई। आडवाणी आज भाजपा के लिए कोई चुनावी महत्व नहीं रखते। उसी तरह गांधी और नेहरू भी फिलहाल कोई चुनावी महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन अंबेडकर में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बची हुई हैं। अतीत की बातों को ऐतिहासिक संदर्भ में देखना जरूरी होता है। मसलन अमित शाह ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि अंबेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। इसकी वजह दिलचस्प है। अंबेडकर ने इस्तीफा दिया क्योंकि नेहरू हिंदू कोड बिल को लाने में देरी कर रहे थे। इससे नाराज होकर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। उसी समय आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग क्या कर रहे थे, यह जानना भी जरूरी है। ये लोग अंबेडकर और नेहरू का पुतला जला रहे थे। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अंबेडकर और नेहरू का पुतला दहन किया, क्योंकि आरएसएस हिंदू कोड बिल का विरोधी था। हिंदू कोड बिल का मकसद विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सुधार करना और महिलाओं के अधिकार को मजबूती देना था। लेकिन संसद में अमित शाह ने अंबेडकर के इस्तीफे को एकदम अलग ही ट्विस्ट दिया। पर यह आज की बात है। आपको उस समय के संदर्भ में नेहरू और अंबेडकर को देखना होगा। अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ और नेहरू कांग्रेस के साथ दो अलग अलग राजनीतियां कर रहे थे। अंबेडकर और नेहरू परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे कि आप कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा सकें कि उसने अंबेडकर का हक मार लिया या फिर नेहरू ने अंबेडकर का हक मार लिया। मुंबई के लोकसभा चुनाव में जहां उनकी हार होती है, आप पाते हैं कि वहां नेहरू अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए थे, पर नेहरू अपनी पार्टी कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। अमित शाह ने संसद में ये बातें नहीं बताई। जो तमाम बातें अमित शाह ने छुपा ली, उनमें से एक तथ्य यह भी है कि मुंबई के उस चुनाव का संचालन सरदार पटेल कर रहे थे और उन्होंने अंबेडकर को किसी भी कीमत पर हराने का निर्देश मुंबई कांग्रेस को दिया था। उन्होंने ताकतवर दलित कांग्रेसी नेता का नाम चुनकर मैदान में उतारा था, पर पटेल का नाम लेने की हिम्मत तो अमित शाह भी शायद ही करें। नेहरू अंबेडकर के रिश्ते, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस और अंबेडकर के रिश्तों को देखने का एक और तरीका है। इसका पैमाना है कि आज़ादी के उस दौर में नेता कितने लोकतांत्रिक और समावेशी थे। आप पाते हैं कि परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हुए भी अंबेडकर को संविधान सभा में कांग्रेस ने सीट दिलवाई। अंबेडकर नेहरू की कैबिनेट का हिस्सा बने और जब उन्हें लगा कि उनकी राजनीति कांग्रेस की राजनीति से अलग है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह सन 47 से सन 55 के बीच का राजनीतिक कैनवास है। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि भाजपा, उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ और उसकी मातृ संस्था आरएसएस का अंबेडकर और संविधान के प्रति ऐतिहासिक रूप से क्या नजरिया रहा। अंबेडकर दरअसल आरएसएस, भाजपा, सावरकर और हिंदुत्व का एंटीथीसिस हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अपने 2 नवंबर 1949 के अंक में हिंदू कोड बिल को हिंदुओं की आस्था पर सीधा हमला बताया था। दिसंबर 1949 के अंक में ऑर्गेनाइजर ने लिखा, हम हिंदू कोड बिल का विरोध करते हैं। यह विदेशी और अनैतिक सिद्धांतों पर आधारित अपमानजनक उपाय है। आगे नेहरू और अंबेडकर पर तंज करते हुए लिखा, ऋषि अंबेडकर और महर्षि नेहरू समाज को बांटकर हर परिवार को बदनामी, संदेह और बुराइयों से भर देंगे। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर का संविधान के प्रति नजरिया जानकर आपको धक्का लगेगा।
संविधान का इतना खुला विरोध कम लोगों ने किया है। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझ भर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा अपना है। हिंदुत्व के एक और विचारक वीडी सावरकर ने भारत के संविधान और हिंदू कोड बिल के बारे में लिखा, भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वह शास्त्र है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है। यह प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, विचारों और व्यवहार का आधार रहा है। मतलब सावरकर एक अलग ट्रिप में थे। वो मनुस्मृति को संविधान के ऊपर रखते थे। सावरकर के अंबेडकर से टकराव की एक बानगी सुनिए। 1930 से 1931 के बीच केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने साफ किया कि वो जातिवाद के तो विरोधी हैं, लेकिन 4 वर्णों की व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अंबेडकर सावरकर के इन विचारों से असहमत थे। 18 फरवरी 1933 को सावरकर को लिखे गए एक पत्र में अंबेडकर ने कहा, आपका चतुर्वर्ण शब्द का यह कहकर वकालत करना कि यह योग्यता पर आधारित है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्द जाल से मुक्ति पाने की हिम्मत आप में आ जाएगी। सावरकर अंबेडकर के बारे में जो राय रखते थे वह भी जान लीजिए। सावरकर समग्र में छपे एक लेख का शीर्षक है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर तुम असहाय हो जाओगे। इस लेख में सावरकर लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर नामक हिंदू भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को कोई सू तक नहीं लगने वाला है। जहां स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं। अंबेडकर सावरकर के विचारों को शरारतपूर्ण कह रहे हैं और सावरकर उन्हें झाड़ की पत्ती कह रहे हैं। अब हम थोड़ा हाल की घटनाओं पर आते हैं। संविधान को लेकर आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन के विचार वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के एक इंटरव्यू में उजागर हुए थे। उन्हें आप सुने। इतना विस्तार से भारत के संविधान को किसी ने खारिज नहीं किया होगा जितनी साफगोई से पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन ने किया। This constitution does not reflect the basic ethos of this nation. This whole constitution is based on the Government of India Act 1935. Some of the things from other constitutions have been added to it. We do not accept the concept of minority at all. They are not minorities. Constitution cannot be imposed on us. Since 1909, the whole constitution has been imposed on us. What I mean to say, it needs an utter review. It must be reviewed completely. Whether whatever we started with is fulfilled or not. ये संघ के पूर्व प्रमुख के विचार थे और अमित शाह आज क्या कह रहे हैं वह भी सुन लीजिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। ये दो विपरीत बातें हैं, लेकिन सुदर्शन देश के संविधान को नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें दुनिया के दूसरे देशों की चीजें जोड़ दी गई हैं, अपना कुछ नहीं है। यही बात गोलवलकर भी कहते हैं। यानी भारत के संविधान सभा में बैठने वाले 389 लोग पर्याप्त भारतीय नहीं थे। पर्याप्त भारतीय वही होंगे जिन्हें संघ का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। थोड़ा और वर्तमान में लौटते हैं। भाजपा ने ऐसे लोगों को दिल खोलकर सम्मानित और लाभान्वित किया है जिन्होंने अंबेडकर को पानी पी पी कर नीचा दिखाया है। इनमें से एक नाम अरुण शौरी का है। अरुण शौरी ने साल 1997 में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नाम से एक किताब लिखी थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना के पहले पन्ने पर शौरी लिखते हैं, किसी और को ऐसे देवता नहीं बनाया गया जैसे अंबेडकर को। संसद भवन में सबसे ऊंची मूर्ति उनकी है। सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट लार्जर देन लाइफ है। उनकी याद में राष्ट्रीय छुट्टी रहती है। उन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। उनकी याद में डाक टिकट जारी हुआ है। उनके नाम पर यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। एक के बाद दूसरे शहर में उनकी नीले रंग के सूट वाली मूर्तियां लग रही हैं। उनके नाम पर सबसे ज्यादा दिवस मनाए जा रहे हैं। वो कब पैदा हुए, कब बौद्ध दीक्षित हुए और कब उनका महापरिनिर्वाण हुआ आदि। अंदाजन उन्होंने गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस किताब के प्रकाशन के 1 साल बाद 1998 में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और एक बार नहीं 2 बार भेजा। उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया।
जाहिर है सिर्फ अंबेडकर की आलोचना वाली किताब लिखने के लिए भाजपा ने उन्हें सम्मानित नहीं किया होगा। जरूर शौरी जी ने भाजपा की कुछ और सेवाएं भी की होंगी, पर हम उसमें नहीं जाते हैं। हमारी बात का लबे-लुआब यह है कि अंबेडकर भाजपा की सियासत के एंटीथीसिस हैं, वो उनके सहगामी या फिर सहयात्री नहीं हैं। चूंकि अभी वो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल रिटर्न देने वाली शख्सियत बने हुए हैं, इसलिए लेफ्ट राइट सेंटर सारे लोग उनका नाम जप रहे हैं। अमित शाह के बयान को भी उसी तरह से लिया जाना चाहिए, न ज्यादा न कम। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी की एक विशेष डॉक्यूमेंट्री है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बच्चे देसी बमों का शिकार हो रहे हैं। बीबीसी इंडिया आई ने उस राजनीतिक संस्कृति की पड़ताल की है। इस जांच के दौरान बमों का शिकार हुए कुछ बच्चों से बातचीत हुई है। बम मेरे हाथ में 6 या 7 साल पहले फटा था। जब मैं पहली बार घर लौटी और पानी पीने गई तो मैंने बाएं हाथ से ग्लास उठाने की कोशिश की और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा बायां हाथ नहीं है। पता है, उस हादसे में मेरे 2 दोस्त मारे गए। मेरे पीछे जो खड़ा था वो राजू था। उस हादसे में उसने अपने हाथ और आंखें दोनों ही गंवा दिए। गोपाल के सिर में छर्रे लगे थे, शरीर का बाकी हिस्सा अछूता था। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। आप सब लोगों को क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।